नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2024 का चुनाव है, लेकिन माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या हो इंडिया अलायंस के रास्ते में जब रुकावटें पैदा हो जाए, क्योंकि जयंत चौधरी ने खुले तौर पर कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका दिल जीत लिया है। अब ऐसे में इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं और क्या दिल्ली का रास्ता मुश्किलों भरा होने वाला है। तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ लोग जुट चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं कि क्या आखिर जयंत चौधरी का पलट जाना, कई और दल में शामिल हो जाना, क्या कुछ मुश्किलें खड़ी करने वाला है। सर, जयंत चौधरी का बयान सामने आया कि वो पीएम मोदी ने उनका दिल जीत लिया है, इस बयान को लेकर क्या कुछ कहें? मैंने एक बात सुनी थी बहुत पहले कि या तो सामने वाले को बदल दो और अगर बदल ना सको तो खुद बदल जाओ। जैसे वो लोमड़ी वाली कहानी सुनी है ना, अंगूर खट्टे हैं, एक प्रयास किया अंगूर नहीं तोड़ सकी, दो प्रयास किया अंगूर नहीं तोड़ सकी, तीसरे प्रयास में उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं तोड़ना नहीं चाहती। तो जब तुम सरकार को झुका नहीं पाए तो खुद झुक गए, यही हुआ है और कुछ नहीं। ठीक, जयंत चौधरी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन उन्होंने एक भाषण दिया संसद में कि मैं 10 बार विपक्ष में बैठा हूं और पहले और बहुत कम बार 2 या 3 बार राइट की तरफ बैठा हूं, पक्ष में बैठा हूं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी में, इस सरकार में चौधरी चरण सिंह की झलक है। ठीक है, तो ये बताओ वो झलक कब दिखी थी उन्हें? जब हाथरस में उन पर लाठियां बरसाई गई थी तब, या जाटों का अपमान हुआ था तब, किसान आंदोलन में तब? चौधरी चरण सिंह की झलक कब दिखी जयंत चौधरी को? और बात ये नहीं है भाई, ठीक है तुम जीतते हारते, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते थे सिर्फ इस वजह से कि तुम अपनी विचारधारा पे अडिग थे। और ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जाटों को भी अपनी जुबान से पलटना पड़ रहा है। भाई इस देश में दो ही कम्युनिटी बची है जो अपनी जुबान से पलटी नहीं मार रही, देखा जाए तो। एक यादव जो झुका नहीं बीजेपी के आगे, और दूसरा आपका मुसलमान जो बीजेपी की आइडियोलॉजी के आगे नतमस्तक होने को तैयार नहीं है। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। और जयंत चौधरी का ऐसा करना निंदनीय, चिंतनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, अब इंडिया अलायंस की बात करो तो देखो, इंडिया तो रहा ही नहीं ना, अब तो भारत हो चला है। भारत का मतलब क्या है कि लोगों को मूर्ख बनाने की नीति बीजेपी क्या कर रही है? भाई सारा विपक्ष तो तीतर बीतर कर ही दिया किसी न किसी तरीके से। अब सरकार के पक्ष में बोलो, विपक्ष में बोलोगे तो जेल जाओगे। क्रांतिकारी क्या होता है? क्रांतिकारी वो होता है जो किसी के हाँ में हाँ ना मिलाए। सत्ता की हाँ में हाँ ना मिलाने वाला क्रांतिकारी, और सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाला चापलूस। जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता थी, जब अंग्रेजों की हाँ में हाँ ना मिलाए तो भगत सिंह क्रांतिकारी बने। जब अंग्रेजों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो भैया राजगुरु, ठीक है, और अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग क्रांतिकारी बने। और उस टाइम पर जिसने सरकार की हाँ में हाँ मिलाई वो चापलूस बने, वीर सावरकर बने। ठीक है, तो ये अपने हाथ में है कि तुम्हें क्रांतिकारी का खिताब चाहिए कि देश में चापलूस का खिताब चाहिए। 10 साल बाद तुम्हें याद किया जाएगा, 20 साल बाद तुम्हें याद किया जाएगा, जयंत चौधरी को भी याद किया जाएगा, राहुल गांधी को भी याद किया जाएगा, बीजेपी के विरोध करने वालों को भी याद किया जाएगा, समर्थन करने वालों को भी याद किया जाएगा। कभी ना कभी इतिहास लिखा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि सत्ता की आँख में आँख डालकर सवाल पूछने वाला कौन था और सत्ता के साथ चापलूस खड़ा कौन था। तो देखो, बहुत आसानी से किसी सत्ता के साथ, पावर के साथ हाँ में हाँ मिलाना, जिसके हाथ में सब कुछ है उसकी हाँ में हाँ मिलाना तो स्वाभाविक है। विरोध में खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो भैया इतिहास में लिखा जाएगा कि कौन चाटुकार था, कौन क्रांतिकारी था। तो भैया जो सरकार के विरोध में हैं, भले ही उसकी संख्या ना हो, थोड़ी हो, लेकिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि इतनी पावरफुल सत्ता के आगे भी वो लोग अडिग थे। ठीक, और लोगों ने सरकार से सवाल किए। लेकिन सर यहाँ देखिए, संसद के अंदर जयंत चौधरी कह रहे हैं कि सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, लेकिन पहली सरकार ऐसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे जिन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान किया, मान सम्मान मिल गया, भारत रत्न से नवाजे बीजेपी सरकार। किसी और सरकार ने क्यों नहीं सोचा? मतलब भावनाओं का सम्मान इस सरकार ने किया, मोदी जी ने दिल जीत लिया। बिल्कुल, जब वो हाथरस में वो बेटी
उसकी बॉडी को जला दिया गया था और मोदी जी से एक शब्द नहीं निकला था। वहाँ के डीएम एसडीएम तक का तबादला नहीं हुआ था। मीडिया के एक भी व्यक्ति को अंदर घुसने की परमिशन नहीं मिली थी और उस समुदाय के खिलाफ, ठीक है, दूसरा समुदाय पंचायत कर रहा था और मोदी जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। तब भावनाओं का सम्मान रखा गया था। जब देश में किसान, ठीक है, एक एक महीने, 6-6 महीने तक, साल भर तक बैठे रहे, सर्दी गर्मी धूप बरसात सब देखी वहाँ पर, ठीक है, तब भावनाओं का सम्मान किया गया था। मतलब जयंत चौधरी ऐसी बात कह रहे हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं आंखों देखा झूठ, सफ़ेद झूठ। इकोनॉमिक्स में 3 तरह के झूठ होते हैं ना, ठीक, एक झूठ और एक सफ़ेद झूठ और तीसरा होता आंकड़े। और ये तीनों झूठ बोलने में मोदी जी माहिर है। मेरा झूठ सबसे मजबूत और कुछ नहीं है। और मोदी जी जो लोग मोदी के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जो लोग बीजेपी के क्राइटेरिया में आते हैं, जो प्रभावित होते हैं, वो मोदी जी की तरह बोलना सीख जाते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि अब जब हमें जयंत चौधरी में मोदी जी की झलक दिखेगी। भाई एक बात बताओ, जयंत चौधरी को कुर्सी मिलेगी, जयंत चौधरी को मंत्रालय मिलेगा, पावर मिलेगी, सत्ता के साथ रहने का सुख मिलेगा, ठीक, और उसके अलावा भाई चौधरी चरण सिंह को भाई वो डिजर्व करते हैं भारत रत्न। मगर उन जाटों को क्या मिलेगा जो जयंत चौधरी के साथ थे? क्या उनको एमएसपी का कानून मिलेगा? उन किसानों को क्या मिलेगा? उनके लिए कोई आरक्षण मिलेगा? उनको कोई रिजर्वेशन मिलेगा? उनको कोई फ़ायदा मिलेगा? जो उनकी लड़ाई थी वो लड़ाई ख़त्म होगी? किसानों की जो लड़ाई थी वो लड़ाई ख़त्म होगी क्या? बस ये जानना चाहता हूँ। जयंत चौधरी तो कुर्सी पर चले जाएंगे, सही बात है, लेकिन वो जो जयंत चौधरी के पीछे जाट थे उनको क्या मिलेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। लेकिन जब जयंत चौधरी अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनके समर्थक जाट समुदाय या फिर किसान, समझ लीजिए वो बीजेपी का वोटर हो गया। बीजेपी का वोटर तो हो गया, मान लिया, वो वोट भी दे देगा, उसे हासिल क्या होगा? क्या एमएसपी का कानून बन जाएगा? जयंत चौधरी कल, अगर जयंत चौधरी के जाने से एमएसपी का कानून बन जाता, जयंत चौधरी के जाने से, बीजेपी में जाने से तीनों काले कानून तुरंत वापस होते, तो जयंत चौधरी ने शायद बहुत देर कर दी, तभी ज्वाइन कर लेनी थी बीजेपी। अगर सारी समस्याओं का समाधान बीजेपी ज्वाइन करना था तो जयंत चौधरी को पहले ही ज्वाइन कर लेनी थी। या फिर जयंत चौधरी भी बीजेपी की भाषा बोलेंगे, जैसे पिछले दिनों हमने देखा है किसान नेता थे वो बीजेपी में गए और कहते हैं किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होना चाहिए। जब तक किसान आंदोलन में थे, किसानों के साथ थे, कर्ज माफ़ी के लिए लड़े, और जैसे बीजेपी में आ गए, सत्ता का सुख पाया, कहते हैं कर्ज माफ़ी गलत चीज़ है। तो भैया जयंत चौधरी भी ऐसे कहेंगे कि तीनों कानून ठीक हैं, किसान ही नहीं समझ पाए। ठीक है, मजबूरी का नाम सत्ता है यहाँ पर। भाई हुक से क्रुक से कैसे भी सत्ता के गलियारे में घूमो, सत्ता को हथिया लो। महात्मा गांधी बनना, इस देश में महात्मा गांधी बनना और विरोध करना, इस देश में भगत सिंह बनना, राजगुरु बनना किसी के बस की बात नहीं है। और ख़ास तौर पे जैसा भारत आज की डेट में मोदी जी ने दिया है, तानाशाही का भारत, कि सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे, ठीक है, और जेल नहीं जाओगे तो दूसरे खेल में फंसाए जाओगे, मगर फंसाए जाओगे। हमें मालूम है ना। समझना ये होगा ना कि कल तक जयंत चौधरी कह रहे थे किसान विरोधी सरकार है, कल तक कह रहे थे कि हम एक साथ लड़ेंगे और बीजेपी को मात देंगे। ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी पीएम मोदी के पुल बांध रहे हैं तारीफों के? बता रहा हूँ ना, कंडीशन अप्लाई। चौधरी ठीक है, अगर मान लो भारत रत्न सम्मान अभी तक कांग्रेस नहीं दे पाई, कांग्रेस ने जो काम नहीं किया उन्होंने कर दिया, तो उनका तो वहीं पे हृदय परिवर्तन कर दिया। दूसरा एक नई चीज़ बता देता हूँ आपको, बहुत गद्दावर नेता कमलनाथ हैं, उनके बेटे मकुलनाथ और वकुलनाथ और उनकी वाइफ अलकानाथ, ये सारे बीजेपी में आने वाले हैं, ये इसी तरह। तो इनका हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा मैं ये नहीं समझ पा रहा। अब मेरे को टेंशन हो रही है कि जो 4 पिलर हैं इंडिया गठबंधन के, उसके बाहर जेसीबी खड़ी है और उसमें से गठबंधन अपने आप टूट के उधर जा रहा है। अब मेरे को डिक्टेटरशिप की अब अंदेशा होगा, क्योंकि जब विपक्षी खत्म हो जा रहा है, जब ये मजबूत विपक्षी नहीं रहेंगे तो इनकी बात सुनेगा कौन? तो गलती किसकी है? राहुल गांधी इस हाशिए पे लेके आए ना, क्योंकि कांग्रेस वो सोनिया गांधी वाली तो अच्छी थी, मैं भी उनके सरकार में था, मैं भी वोटर हूँ, एक क्या पूरी परिवार का वोट जा रहा था। आज क्या बात है, मतलब कि उस तरह की कांग्रेस मेरे को दिख क्यों नहीं रही? इतनी कमजोर और लाचार और बेविचार दिख रही है। मोदी जी की बनाई हुई पिच पे आके खेल रहे हो, तुम्हारी कोई अपनी सियासी पिच नहीं तैयार हो रही है। तो इसमें अभी सिर्फ गांधी परिवार तक ही सीमित रहेगी। अगर अवार्ड भी देना है तो गांधी परिवार, कुछ करना है तो गांधी परिवार, इसी का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। देखो, राहुल गांधी की गलती बता देता हूँ क्या है। राहुल गांधी सिद्धार्थ गौतम की ज़िंदगी जी रहे हैं। भगवान बुद्ध के संन्यास से पहले की ज़िंदगी जो थी ना, वो सिद्धार्थ गौतम की ज़िंदगी थी। वो महल की ज़िंदगी जी रहे हैं, और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करी तो उनके पिताश्री ने बाहर भी महल ही बना दिया था कि बुढ़ा कोई दिखेगा नहीं, बीमार कोई बाहर दिखना नहीं चाहिए,
ठीक है, तो उनसे सच्चाई तो छुपी है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात कि देश बड़ा व्यापक है, ठीक है, हर किसी का एक दौर आता है, ठीक है, और वो दौर चल रहा है, ठीक है। इंदिरा गांधी का दौर था, ठीक, भाई तमाम गलतियां करोगे लेकिन फिर भी लोग तुम्हें चाहेंगे, ठीक, तो ऐसा नहीं है। अब राहुल गांधी की कुछ ना कुछ तो विफलता है। इस देश में काम करने से ज़्यादा आपके अंदर बकैती का गुण होना चाहिए, आपको भाषण देना आना चाहिए। इसमें आप सूचिता का, अगर आप कहते हो कि सूचिता होनी चाहिए राजनीति में, तो बेईमानी है। वो सबसे बेईमान आदमी है जो सोचता है कि इसमें राज धर्म सारी चीज़ें। ये ऐसी कूटनीति खेल है कि जो लोग भर भर के गालियां देते थे, जो विरोध करते ही नहीं, कौन, प्रमोद किशन, एक ही सनातनी, एकमात्र सनातनी थे, उन घोर विरोधी थे मोदी जी के, आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जो मुस्लिम गल्फ कंट्री घोर विरोध करती थी, जो देखना नहीं चाहती थी, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने लगा। तो ये अगर हो रहा है तो कुछ लोग, चंद लोग बच गए हैं। जैसे देखो कांग्रेस में वही लोग बच गए हैं जिन्होंने अपने को संभाल लिया, वो उधर चले गए। जो अपने रूढ़वादी सोच के तले दबे रहे वो इधर ही हैं, अभी खड़े, मजबूती से खड़े हैं आज भी, लेकिन वो गवाह बन रहे हैं जो हाशिए पे कांग्रेस पहुंच गई है। वही उसके गुनहगार भी हैं, क्योंकि वो अपने नेता पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। और राजीव गांधी की सर आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक और चीज समझ में आ गई है, कल तक पीएम मोदी बीजेपी कह रही थी कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए, लेकिन क्या वो बीजेपी में जो जा रहे हैं, नीतीश कुमार हो गए, जयंत चौधरी, क्या ये भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या ये धुल गया? राजनीति का जो एक साल होता है ना लास्ट का, यहाँ सारी चीजें बेईमानी हो जाती हैं। कौन गलत है कौन सही है, यहाँ तो सिर्फ चलता है जोड़ तोड़ की राजनीति, सामने वाले को कमजोर करना, अपने को मजबूत करना। वो चाहे वो कांग्रेस हो, जब कांग्रेस ही तो ईडी और सीबीआई को तोता बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, आज वो उनका तीसरी पार्टी या उनके अमित शाह के बाद ना उनका नाम ले रहे हैं। बीजेपी सिर्फ सत्ता देख रही है। हाँ, उसको चाहिए। मोदी जी ने कहा था 4 साल में जनता के लिए करूंगा, 1 साल इलेक्शन में अपने लिए कैंपेन चलाऊंगा, चला रहे हैं। और बोलो, इंडिया के जो टीम के खिलाड़ी थे वो एक एक करके हृदय परिवर्तन कर रहे हैं, पीएम मोदी के साथ जा रहे हैं। करप्शन, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं अगर कहने लगूँ ना, इस देश की अगर भ्रष्टाचार की जड़ें ईमानदारी से खोली जाएं तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ हर जड़ में नरेंद्र मोदी का नाम निकलेगा। ठीक, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीबीआई ईडी पावर का गलत इस्तेमाल करके भी सत्ता में बने रह सकते हो, ये मैसेज है। क्या गिनवाई जा रही है सरकार की ओर से पिछले 5 साल की और 10 साल की क्या क्या काम हो गए, बड़े बड़े फैसले लिए गए? कह रहा हूं, मोदी जी ने 2014 में जो कैंपेनिंग की थी, सिर्फ उन बातों पे बात कर लें। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पहला इस बात पे बात करें, ठीक। पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, इस पर बात करें, ठीक। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, इस पर बात करें। मोदी जी अपने वादों पे बात करें। मोदी जी क्या करते हैं, हर बार एक नया जुमला ले आते हैं। अभी क्या कहा, 2047 25 साल बहुत है, देश विकसित हो जाएगा। अरे भैया 2047 तक क्यों करोगे, कल ही कर दो। तुम्हें तो वैसे भी नाम ही बदलना है, भारत के आगे विकसित लगाना है, ठीक। भाई तुम कह रहे हो ये मैं अगले 10 साल 15 साल की कह रहे हो, इसका ये मतलब है कि इसे कहते हैं प्लानिंग और कुछ नहीं। 47 में होगा, 47 के बाद फिर एक नया जुमला थमा देंगे, ठीक है। अभी राजस्थान में मैं कह रहा हूँ अभी 2-4 साल में, 5 साल में, 3 साल में कर दो ना। 10 साल में कार्यकाल था तुम्हारा, 10 साल में क्यों नहीं हुआ, ठीक। हर चीज़ के लिए तुमने अगर प्रॉमिस किया तो पहले करो उस चीज़ को। 2047 में होगा, 22 में सबको घर मिलने वाला था, मिला क्या? मैं कह रहा हूँ किसी को घर मिला, घर के बारे में कहते हैं कि हमने वो दिया, आवास योजना दी। आवास योजना किसको मिली, जिस पर अपना मकान था, रजिस्ट्री थी, रजिस्ट्री दिखानी पड़ती है तब मिलता आवास योजना का पैसा, वो भी 2.5 लाख रुपए करप्शन के साथ, 50,000 की करप्शन के साथ। 2014 के वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन 24 के लिए गारंटी है पीएम मोदी किया क्या नहीं किया, इस पे डिबेट जाएगी तो बहुत लंबी है। उन्होंने क्या अच्छे काम किए, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या रह गया। उन्होंने कहा कि इस बार कड़े और कठोर फैसलों का वक्त है। अब जो आएगी सरकार तो कड़े और कठोर फैसले लिए जाएंगे, वो भी जोड़ दो। अब चल रहा है दौर ओबीसी का खेल, बहुत तगड़ा चल रहा है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठाया। एक सेकंड, राहुल गांधी ने यह मुद्दा आज भी उठाया बड़े जोर शोर से। उन्होंने चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, समझ रहे हो, ये ओबीसी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं।
उनको भारत रत्न, 1 मिनट, भारत रत्न दिया, समझ रहे हो, और उन्होंने एक लाइन में बात खत्म कर दी कि मेरे से बड़ा ओबीसी कौन है। तो राहुल गांधी यहाँ भी अगर मान लो उनकी पिच पे आके चुनावों से ठीक पहले ही क्यों भारत रत्न देने की? यही तो मैं कह रहा हूँ, सूचिता का उम्मीद मत करो। मैं मोदी जी को यहाँ ठीक नहीं मान रहा हूँ, अच्छा राजनीति कर रहे हो इसलिए उनको कह रहा हूँ। अगर जो अच्छा राजनीति करेगा वो ऐसे ही करेगा।